हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसमें हिंदी थोड़ा गलत लिख गया है, प्रिंट में गलती हो गई। हिंदी कहानी का जो हमारा यूनिट 2 है, तीसरी कसम, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, आज हम उसको देखेंगे। तो ये इस पार्ट का हमारा यूनिट टू का जो है, ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम तीसरी कसम और फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये कहानी और इस कहानी के लेखक के बारे में समझ आएगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास लेखक एवं कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 में पूर्णिया जिले के औरोही हिंगना गांव में हुआ था। ये मध्यवर्गीय परिवार में पढ़े बड़े ग्रामीण परिवेश तथा किसानी के जीवन एवं उसकी अनेक समस्याओं का अनुभव इन्हें बाल्यकाल बचपन से ही था। प्रारंभिक शिक्षा फोर बिसंगज और अररिया में पूरी करने के बाद मैट्रिक नेपाल के विराटनगर के आदर्श विश्वविद्यालय से की। सन 1942 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। तो जैसे कि इनका जन्म ही दिखाया गया कि 1921 में ये इनका जन्म हुआ। तो जो 1921 है, फिर 1942, तो ये टाइम जो था, ये हमारी आज़ादी का वक्त था। तो इस समय आज़ादी के दौर में इनका भाग लेना एक बहुत ही आम बात है, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। युवा रेणु के समय में देश भर में स्वतंत्रता की लहर चल रही थी। फणीश्वर नाथ रेणु भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें कारावास का कष्ट भी भोगना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए भी ये सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर साहित्य सृजन करते रहे। सन 1977 में उनका देहावसान या फिर उनका देहांत हो गया। महिला आंचल के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता उत्तर ग्राम जीवन के यथार्थ के विविध पक्षों को बहुत गहराई से चित्रित किया है। जो स्वतंत्रता के बाद का जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन की यथार्थ, ग्रामीण जीवन को उन्होंने बिल्कुल जैसा देखा वैसा ही उन्होंने बयां किया है। महिला आंचल जो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसके बाद आंचलिकता के कारण रेणु का आगमन हिंदी कथा साहित्य में एक धूमकेतु की भांति हुआ। महिला आंचल के अतिरिक्त उनके अन्य उपन्यासों में परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे आदि प्रमुख है। रेणु के रिपोर्टाज भी लिखे, जिनमें रणजल, धनजल, नेपाली क्रांति तथा आदि महत्वपूर्ण है। 1944 में इन्होंने कहानी लेखन आरंभ कर दिया। 1950 के पूर्व उनकी 1 दर्जन से ऊपर कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी। इन कहानियों में रेणु की उल्लेखनीयता देश के एक पिछड़े हुए क्षेत्र का आंचलिक स्वरूप का सूक्ष्म विवरणात्मक चित्रण है। 1955 में प्रकाशित रसक प्रिया है। ये कहानी ने रेणु को श्रेष्ठ कहानीकार की पंक्ति में बिठा दिया। इसके बाद तीसरी कसम से तो रेणु की कहानी जगत में उचित पहचान बन गई, जो हमारा कहानी का तीसरी कसम जो हमें अभी पढ़नी है। उसके बाद देखते हैं, तो यही है। वास्तव में ये वह समय था जब कहानी, उपन्यास एवं कविता तीनों ही क्षेत्रों में एक अनुभव की तलाश एवं प्रामाणिकता की बात की जा रही थी। दूसरी ओर भारतीय जीवन के ग्राम परिवेश के प्रति गहरी उन्मुखता भी लक्षित हो रही थी। रेणु ने ग्राम जीवन के परिवेश को बड़ी तन्मयता और गहनता से ग्रहण किया एवं ग्रामीण जीवन की चेतना को पहचान कर उसे अभिव्यक्ति दी। तो उन्होंने अपनी कहानी, उपन्यास और कविताओं में ग्रामीण जीवन, ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण परिस्थितियों के बारे में खुलकर लिखा है और यथार्थपूर्ण लिखा है। यथार्थपूर्ण मतलब होता है कि जिस तरीके का उन्हें देखा वैसा ही उन्हें प्रस्तुत किया। उन्होंने उसमें कोई भी छेड़छाड़, कोई भी अतिशयोक्ति, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा। जैसा देखा वैसा ही प्रस्तुत किया। उसके बाद हम इनकी कहानी देखते हैं। तीसरी कसम कहानी का हम सारांश देखते हैं। पूरी कहानी तो बहुत लंबी है, ये आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं आपका सारांश दिखा देती हूँ, करा देती हूँ। देखिए, तीसरी कसम बिहार के आंतरिक जीवन पर आधारित कहानी, जिसमें गाड़ीवान हीरामन द्वारा जीवन में हुए कटु अनुभवों के कारण 3 बार कसम खाने के कारणों को बताया गया है। पहली कसम गाड़ी में बांस ना लादने की, दूसरी चोरी का माल ना ढोने की और तीसरी कसम किसी नौटंकी कंपनी की स्त्री को गाड़ी में ना बिठाने की। कहानी की प्रारंभिक उक्ति अंतिम कथा से संबंधित है। पूर्व दीप्ति के माध्यम से 20 वर्ष के अंतराल में घटने वाली घटनाओं का विवरण देकर कथा को विकसित किया गया है। कहानी की रील उल्टी घूमी है। पहली दूसरी घटना वर्णित है। पहले जो है वो दूसरी घटना है। हीरामन याद करते हैं कि चोरी की सीमेंट और कपड़ों से भरी मोरगंज नेपाल से ले जाते समय सीमा पर गाड़ी के पकड़े जाने पर वह माल सहित गाड़ी को मुनीम
को दरोगा से उलझने के लिए छोड़ अपनी बैलों को लेकर भाग आता है तथा ये दूसरी परिस्थिति, जब उसने दूसरी कसम खाई, उस समय की परिस्थिति के बारे में वो बताता है। इसके पूर्व वह बांस और गरेरिया की लादने की कसम भी खा चुका है। हीरामन बताता है कि सर्कस के बाघों की गाड़ी जोतते समय भी उसे वैसे रोमांचक अनुभूति नहीं हुई थी जैसे इस बार कंपनी की स्त्री को ले जाते समय हो रही थी। बातचीत के बीच हीरामन उसका नाम पता जान लेता है। वह से लगर द्योडी में देवता के जनक महुआ घटवारिन की कथा तथा गीत सुनाता है। मार्ग में उसके ठहरने, नाश्ता करने और विश्राम का भी पूरा ध्यान रखता है। फॉर विसंगत पहुंचकर वह उसे रोता कंपनी में पहुंचा देता है, जहां वह मथुरा मोहन की कंपनी छोड़कर आई थी। वह उसके अन्य गाड़ीवान मित्र पास से उसका खेल देखते हैं। तभी अंत में लेखक ने संकेत दिया कि यद्यपि उन दोनों में परस्पर सहज लगाव हो गया था, किंतु हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी से जुड़ी थी। अंत उसका लौटना अनिवार्य था। अंत मार्म स्पर्शी था। आहत हीरामन हीराबाई के गाने की पंक्ति गुनगुनाता हुआ लौटता था। कंपनी की लदनी ना लादने की कसम खाता है। ठीक है। एक सामान्य गाड़ीवान की कथा प्रतीत होने वाली ये कहानी संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था तथा भ्रष्ट पुलिस तंत्र को रूपायित करती है तथा कार द्वारा अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए ही पूर्व दीप्ति के माध्यम से पहले की घटनाओं का संकेत मात्र किया गया। फिर भी कहानी लंबी है। हीराबाई की कथा, ड्योडी में देव के जन्म की कथा और महुआ घटवारिन के प्रसंगों को संक्षिप्त शीर्षक आदि प्रभावशाली रहता है। कहानी की पात्र सृष्टि सीमित और संजीव होनी चाहिए। इस कहानी में मुख्य पात्र हीरामन और हीराबाई है। शेष पात्र कथा को विकसित करते हैं। हीरामन के चरित्र को उद्घाटित करने अथवा वातावरण का निर्माण करने के लिए आए हैं। हीरामन एक सरल हृदय ग्रामीण गाड़ीवान वह अविवाहित है क्योंकि उसकी दुल्हन गौने से पूर्व मर गई थी। वह अपनी भाभी से बहुत डरता था। अपने जीवन के कटु अनुभवों से कुछ सीखता और पुनः उन्हें न दोहराने का संकल्प करता है। अपनी सरलता, निश्चलता और संतोषी स्वभाव के कारण वह पाठक को आकृष्ट करता है। हीराबाई के प्रति उसकी अनुभूतियां स्वयं उसे ही चकित करती हैं। अंत में वह मर्माहत होता है। उसके चरित्रांकन के लिए लेखक नाटकीय पद्धति का अवलंबन किया है। एंड देन उसके बाद देखते हैं हीराबाई कहानी की एकमात्र स्त्री पात्र है। मथुरा मोहन कंपनी की ये अभिनेत्री सुंदर है, सौंदर्य प्रसाधन है का भरपूर प्रयोग करती है और नाचती गाती है। हीरामन के गाने और निश्चलता से वह प्रभावित होती है, किंतु अपने पेशे के अनुरूप पुनः अपनी कंपनी में लौट जाती है। विवेच्य कहानी में कथा संवाद तथा कथा विकास, चरित्र उद्घाटन और मंतव्य प्रकाशन में सहायक है। वह संदर्भ और पत्रानुरूप है। हीरामन के संवादों पर ग्रामीण और हीराबाई के संवादों पर नगरीय प्रभाव स्पष्ट है। संवादों द्वारा हीरामन और हीराबाई के परस्पर मधुर संबंधों और सम्मान भाव का पता चलता है। संवाद जो है वो संक्षिप्त भी है। हीरामन लाल मोहर, लहसुनवा, पलटू आदि के संवाद शहरी हवा से अछूते हैं, ग्रामीण वातावरण का संकेत देते हैं जिसमें मेला देखने और कंपनी की स्त्री से मेल मिलाप बुरा माना जाता है। कहानी की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य है। लोक भाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें ग्रामीण शब्द तोहे, गप करे, लदनी, इस, कचहरी आदि का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी के शब्द लाइनमैन, मैनेजर, कंट्रोल, डबल रोटी, बिस्किट आदि भी प्रसंगानुसार हुए हैं। इनका भी प्रयोग हुआ है। कहानी में लोकगीतों का भी प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक, संवादनात्मक और प्रथम पुरुष शैली की प्रधानता है। हीरामन के जीवन की घटनाएं वर्णनात्मक शैली में है। कहीं हीरामन स्वयं से और बैलों से भी बात करता है, जिससे स्वाभाविकता और आत्मीयता आई है। कहानी सो उद्देश्य है। कथाकार ने ग्रामीण जीवन, उसकी मान्यताओं, समस्याओं और प्रचलित जन कथाओं को रेखांकित किया। पलटू को हीराबाई साक्षात सीता लगती है और वह स्टेज पर उसे देखकर बार बार दंडवत प्रणाम करता है। नौटंकी देखने तो स्त्रियों को कंपनी में काम करना गांव में उचित नहीं माना जाता है। कहानीकार ने अप्रत्यक्ष शहरी प्रभाव ग्रामीण संस्कृति में आने वाले विघटन की ओर संकेत किया है। कुल मिलाकर ये कहानी अत्यंत प्रभावपूर्ण है। इस कहानी में फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। इस कहानी के लिए जो है एक फिल्म का भी निर्माण हो चुका है, जिसका नाम आई थिंक तीसरी कसम ही है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे
और फणीश्वर नाथ रेणु के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो पूरी समझ आएगी। सो इफ़ यू like the video, please subscribe to my channel. Thanks for watching, guys.